हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइन पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पार्ट 2 जून 2020 का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जून 2020 का पार्ट 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, जिसका आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। और साथ ही इससे पहले के सारे करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो मुख्य रूप से टॉपिक जो है इस प्रकार है। झारखंड के 109 गांव को शहर का दर्जा दिया गया। दूसरा जो है आपका, राज्य में पहली बार महुआ से केक बनाने की कवायद शुरू की गई है। तीसरा आपका, झारखंड रांची विश्वविद्यालय के रेडियो खांची और यूनिसेफ के बीच करार होगा। चौथा आपका, झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पांचवा आपका, इसरो के लिए एचईसी एक और लॉन्चिंग पैड बनाएगा। तो इन सारे करंट अफेयर्स का हम लोग यहां पर डिटेल में जिक्र करेंगे। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन और लाइव सेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे स्टडी मटेरियल जिसमें कि आपको जेपीएससी, जेएसएससी और हिंदी भाषा एवं साहित्य के संपूर्ण अध्ययन सामग्री प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर अभी तक आपने इन सारे मटेरियल को ऑर्डर नहीं किया है तो जल्दी ऑर्डर कर ले, जिस पर कि आपको अभी वर्तमान में 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और साथ ही 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको दिसंबर 2020 तक जो झारखंड टुडे मैगजीन जो हमारा आता है आपको मुफ्त में दिया जाएगा। तो उसका आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करें, कॉल कर सकते हैं। वहां पर सारा जानकारी आपको मिलेगी, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, झारखंड के 109 गांव को शहर का दर्जा दिया गया है। आपको पता है कि जैसा कि जनगणना जो होता है आपका, अगला जो जनगणना है आपका हर 10 साल पर जनगणना होता है। 2011 में हुआ था, इससे पहले अभी 2021 में होने वाला है। जनगणना होने से पहले सारे क्षेत्रों का मुआयना कराया जाता है, उसका किस तरह से जनगणना में इस पर शामिल किया जाएगा। और ये सारे जो कार्य किया जाता है भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के तहत मानक तय किए जाते हैं। और इन्हीं मानकों के आधार पर जो क्षेत्र है उन्हें गांव के तौर पर कंसीडर किया जाएगा या फिर शहर के तौर पर, क्योंकि इन 10 सालों में बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है। अब परिवर्तन होंगे तो जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, वहां पर औद्योगिकरण बढ़ रहा है, विकास होते हैं, तो उससे परिवर्तन जरूर होता है। तो इन सारे मापदंडों के आधार पर उस क्षेत्र का जो मापदंड है वो आखिर जनगणना में किस तरह से शामिल किया जाएगा, तो उसे भी सारे चीजों को शामिल करना पड़ता है। अभी हाल ही में जो ये रिपोर्ट सौंपा गया है जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा झारखंड सरकार को, उसमें यह बताया गया है कि झारखंड के 109 गांव वो शहर में तब्दील हो गए हैं। तो ये आपको जानना होगा कि शहर के लिए क्या क्या नियम कानून है। आखिर कोई एक गांव है, मान लीजिए एक गांव है, अब इसे शहर के तौर पर कब कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर 3 मापदंड बताए जा रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सिटी ए, शहर ए, तो माना जाएगा कि ये एक शहर है। क्लियर है। यहां पर पहला कंडीशन है कि 5000 से अधिक की आबादी हो। दूसरा आपका, पुरुष कार्यबल का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो। मतलब कि यहां पर जितने भी पुरुष है उनमें से कम 75% लोग गैर कृषि कार्य, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों के काम में लगे हुए हों। और तीसरा कंडीशन यह है कि जनसंख्या घनत्व जो है आपका प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से अधिक हो। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई क्षेत्र, कोई एरिया, कोई गांव, तो उसे शहर माना जाता है। और ये कंडीशन के आधार पर ही 109 गांव को जो ही भारत सरकार का जनगणना कार्य निदेशालय है उन्होंने इन्हें शहर का दर्जा दिया है। जनगणना कार्य निदेशालय ने शहर का रूप अख्तियार कर चुके ऐसे गांवों को सेंसस टाउन का दर्जा दिया है। पिछली जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद इन गांवों ने शहर का रूप धारण किया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं। राज्य सरकार को भी अब ऐसे गांवों के लिए शहरी विकास के पैमाने पर ही पहल करनी होगी। नगर निकाय का दर्जा देने से पहले भी इसके बारे में विचार करना होगा। झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर निकाय का दर्जा देने की पैमाने अलग हैं।
अब बात करते हैं किन क्षेत्रों में ज्यादातर शहरीकरण हुआ है। तो देखा गया है कोयलांचल में ज्यादा शहरीकरण हुआ है और उसका कारण क्या है। झारखंड में शहर का रूप ज्यादातर कोयलांचल के गांव में हो रहे हैं, जिसमें कि कोयलांचल मतलब कि कौन कौन जहां पर ज्यादा से ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, जैसे कि धनबाद हो गए, बोकारो, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और रामगढ़ जिले शामिल हैं। यहां कोयले के खानों के कारण सुदूर इलाकों में भी कॉलोनियां विकसित हो रही है। इस कारण स्थानीय तौर पर बाजार विकसित हो रहे हैं, क्योंकि जहां लोगों को काम मिलेगा वहीं वो जाते हैं। जैसे कि आज के डेट में देखिएगा प्रवासी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जहां काम मिलता है वहीं पर वो बस जाते हैं। तो इन चीजों की वजह से यहां पर ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पर कोलवरी क्षेत्र होते हैं वहां पर लोगों को ज्यादा काम मिलता है। इससे बसावट में सघनता आ रही है, जो शहर के रूप में बदल रहे हैं। साहेबगंज, लातेहार, देवघर, दुमका जिलों में कोई गांव पिछले 10 साल में शहर के तौर पर विकसित नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां पर वैसे तरह से विकास नहीं हो रहा है जो कि इन इलाकों में हो रहा है, कोयलांचल के क्षेत्रों में हो रहा है। साहेबगंज, लातेहार, देवघर, दुमका ये सारे ऐसे जिले हैं जहां पिछले 10 सालों से कोई भी शहर विकसित नहीं हुआ है। आगे क्या होगा, मान लीजिए कोई क्षेत्र शहर में तब्दील होता है, शहरीकरण की दिशा में बढ़ रहे इन गांवों में रियल एस्टेट का भी विकास होगा। अब शहरीकरण होने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, वहां पर विकास होते हैं, नए नए उद्योग लगते हैं और भी अन्य चीजों का वहां पर आना होता है। अभी कानून तौर पर गांव ही होने के कारण नक्शा पास कराने को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। सरकारी एजेंसियों को इसके लिए मतलब कि और भी काम करने होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, दूसरा आपका, राज्य में पहली बार महुआ से केक बनाने की कवायद शुरू की गई है। हमारे मन में जब भी महुआ शब्द ये आता है तो हमें लगता है सिर्फ हम लोग जो वो दारू वगैरह होता है, जो देसी शराब होता है, उससे संबंधित हम इसे सिर्फ जोड़ते हैं। लेकिन आज के डेट में चूंकि महुआ के जो यूज होता है, अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एक तरह का ये औषधि होता है। अगर जो संपूर्ण तरीके से यूज है तो बहुत सारे दवाइयां इससे तैयार किए जा सकते हैं। अब एक राज्य में एक नया पहल किया गया है कि झारखंड में महुआ से केक बनाने की कवायद शुरू की गई है। अब ये किस तरह से काम किया जाएगा, तो ये आने वाले दिनों में तो बहुत सारे इसमें और हो सकता है कि अगर राज्य सरकार भी इसमें अगर थोड़ा हेल्प करे और भी इससे प्रोत्साहित करे तो इससे जरूर फायदा होगा। आपको बताते हैं जो महुआ का जो होता है वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गफोलिया होता है। महुआ के पेड़ की लकड़ी, जो फूल फल होते हैं, छाल होते हैं, जड़ होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ औषधीय गुण पाए जाते हैं। दवा के काम में महुआ का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। महुआ का वैज्ञानिक नाम जैसा कि हमने बताया मधुका लॉन्गफोलिया है। यह भारतीय उष्णकटिबंधीय वन वृक्ष है। इसके डाल से लेके जितने भी फूल फल जड़ में औषधीय गुण मिलते हैं। अगर हम बात करें मुंडा जनजातीय औषधीय पद्धति के अनुसार महुआ से मिर्गी की बीमारी को दूर किया जाता है। पोषण की दृष्टि से महुआ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि सूखे महुआ फूल में आयरन की मात्रा भी होती है। इसके अलावा महुआ में कई औषधीय गुण भी होती है। साथ ही इस चीज से होने से अब ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो इसके क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, तो इससे लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं महुआ से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि अगर हर चीज में विकास होने से तो यही होता है कि अगर मान लीजिए जो पहले से लोग जान रहे थे लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई विकसित नहीं हो पाया था, बड़े पैमाने पर उसे लोग नहीं जान पा रहे थे, अगर ये सारे पहल की जाएगी तो लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलेगा और उससे बहुत सारे औषधीय दवा या फिर अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार किए जा सकते हैं। अब इसमें से आपके यहाँ प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसमें सीधा सा पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस पेड़ के से केक बनाने की विधि झारखंड में शुरू की गई है प्रारंभ, या फिर यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, और साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजातीय औषधि पद्धति के आधार पर जो महुआ है उससे किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए यहां पर ध्यान रखिएगा मिर्गी, और साथ ही पोषक तत्व जो यहां पर पाए जाते हैं उनसे भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, रांची विश्वविद्यालय के रेडियो खांची और यूनिसेफ के बीच में करार हुआ है। आपको पता है कोविड-19 की वजह से अभी भी
लॉकडाउन का असर बहुत जगह देखने को मिल रहा है और 2 महीने तो लगातार पूरा भारत देश और पूरा दुनिया तो आपको बंद ही रहा था। तो उसी का असर को और देखते हुए चूंकि लोगों को में जागरूकता भी होनी चाहिए। अभी तो पूरे देश को ओपन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो गया है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी मुहिम से जुड़ते हुए जो रांची विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खांची, जिसका जो एफएम है 90.4, यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन CRA मिलकर एक पहल करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कोविड-19 के लिए जागरूकता के लिए प्रचार और प्रसार किया जाएगा। इसके तहत रेडियो खांची, यूनिसेफ और CRA के बीच में एक करार यूनिसेफ के लिए कोविड-19 संकट पर जागरूकता आधारित 5 कार्यक्रम तैयार करेगा। इससे प्रसारित भी किया जाएगा। यह यूनिसेफ से प्रायोजित होगा। इसके लिए रेडियो खांची को 50,000 की राशि भी मिलेगी। MOU जो होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आखिरी जो तिथि आपका 15 जून ही थी। अब बात करें जो रांची विश्वविद्यालय का जो कम्युनिटी सेंटर है, यह पहली बार ये ऐसे चीज का पहल कर रहा है जिसमें कि ये आपका बाहरी कार्यक्रम को इसमें शामिल किया जाएगा। रेडियो खांची को यूनिसेफ के लिए कोविड-19 संकट पर, जिसमें कि जागरूकता बचाव पर आधारित आधे घंटे के 5 कार्यक्रम तैयार करने हैं। सबके थीम भी दिए जाएंगे और इसमें किस तरह से कोरोना वायरस फैलता है, इसके कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या करें क्या ना करें, मास्क का कैसे इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे करें, और चीज़ों की महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के लिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन है वो भी इस करार में शामिल है। इसके तहत देश भर के 400 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जुड़े हुए हैं, जिसमें रेडियो खांची भी जोड़ने जा रहा है। अगर रेडियो खांची इसका यह कार्यक्रम पसंद किया जाता है तो इसे देश भर में भी प्रसारित किया जाएगा, जो कि एक नई पहल है। अब बात कर लेते हैं, यहां पर एक यूनिसेफ, आपको एक नाम मिला होगा। यूनिसेफ है क्या चीज? तो यूनिसेफ का जो गठन किया गया था 1946 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक अंग है, पार्ट है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और इसमें जो वर्तमान अभी सदस्य देश है 190 है, जिसमें कि भारत भी है। इसका जो गठन किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित हुए बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उन तक खाना एवं दवा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था यूनिसेफ का। तो इसमें से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, झारखंड के जो राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का रिजल्ट जारी किया गया है। अभी हाल ही में देश भर में राज्यसभा के 19 सीटों पर चुनाव हुआ। 8 राज्यों में ये चुनाव हुआ था। फाइनली चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर जो सीटें मिले हैं, भाजपा को 8 सीटें मिले हैं, कांग्रेस को 4 मिले हैं और अन्य पार्टियों को भी सीटें वहां पर मिले हैं। अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें चुनाव में आपका दो सीटें थे, उसमें शिबू सोरेन जो झामुमो के हैं और भाजपा के दीपक प्रकाश को इसमें जीत मिली है। इस चुनाव में कांग्रेस के जो शहजादा अनवर थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें वर्तमान में, आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा सीट 81+1 जो एक मनोनीत होते हैं। अब बात करते हैं 81 विधानसभा सीट हैं जिनका चुनाव होता है, लेकिन अभी 2 क्षेत्र, दुमका का क्षेत्र और बेमो के जो कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह थे उनका निधन हो गया है। तो और दुमका का सीट चूंकि मुख्यमंत्री को वहां से इस्तीफा देना पड़ा था, चूंकि हेमंत सोरेन वहां से ही चुनाव जीते थे, तो अभी 79 सीट है जो कि एक्टिव है। तो 79 वोट, चूंकि राज्यसभा जो चुनाव होता है विधायकों के आधार पर चुनाव किया जाता है, तो कुल 79 विधायक ने वोट डाला, जिसमें कि आपका जो प्रत्याशी थे भाजपा को उसमें 31 सीटें मिले थी, 31 वोट मिले थे।
30 आपका झामुमो को मिला था और 18 आपका कांग्रेस को मिला था। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं 2 ही सीट था, तो भाजपा के जो दीपक हैं प्रकाश उन्हें ये जीत मिला और झामुमो के शिबू सोरेन उन्हें ये जीत मिला है। अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। दीपक प्रकाश, आपको बताते हैं दीपक प्रकाश जो मुख्य रूप से एक आपका 1973 में स्वयंसेवक और विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में वो कार्यकर्ता के रूप में बड़े स्तर पर भी रहे, बड़े, और मौजूदा में वो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी हैं। दीपक प्रकाश ने राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है। शिबू सोरेन के बारे में जान लेते हैं। शिबू सोरेन जिनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नेमरा गांव में हुआ था। राज्यसभा के लिए उनका दूसरी बार ये चुना गया है। झारखंड के निर्माण के लिए, मतलब कि उन्होंने जो झारखंड के अलग राज्य बनने के लिए उन्होंने विशेष भूमिका भी निभाई थी। वर्ष 1969 में शिबू सोरेन ने सोनत संथाली समाज की स्थापना की। इसके बाद 4 फरवरी 1973 को उन्होंने शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी, जिसकी अभी वर्तमान में गठबंधन वाली सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राज्य की राजनीति से बाहर केंद्र की राजनीति में भी उनका योगदान रहा है। शिबू सोरेन मनमोहन सिंह के सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में। नेक्स्ट जो हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, इसरो के लिए इस बार एचईसी एक और लॉन्चिंग पैड बनाएगा। आपको बताते हैं यह तीसरा लॉन्चिंग पैड होगा। ये चौथा लॉन्चिंग पैड होगा। इससे पहले 3 लॉन्चिंग पैड ऑलरेडी एचईसी ने बनाया है। एचईसी जो धुर्वा के रांची में स्थित है, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, इसे नोट कर लीजिएगा। एचईसी रांची के धुर्वा में स्थित है, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का यह उपक्रम है, जहां पर जो वैज्ञानिक पद्धति से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर और अन्य सामानों को तैयार किया जाता है। अभी सबसे ज्यादा न्यूज में जो एचईसी रह रहा है वो इसके प्राइवेटाइजेशन से लेकर या फिर इसके बंद होने के कारण, क्योंकि एचईसी को बहुत सालों से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस वजह से ये हमेशा चर्चा में आते रहता है कि इसे बंद कर दिया जाएगा या फिर सरकार इसे प्राइवेटाइजेशन कर देगी। आपको बता दें एचईसी का देश के लिए बहुत ज्यादा योगदान भी रहा है, खासकर इसका इसरो के लिए भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड, इसरो के लिए अन्य भी सामानें बनाई हैं। साथ ही आपका और भी बहुत सारे चीजों के लिए एचईसी को जाना जाता है। लॉन्चिंग पैड जैसे कि जो भी अंतरिक्ष जो विमान होते हैं उनको सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए ये लॉन्चिंग पैड बनाया जाता है। आपको याद होगा चंद्रयान 2, उसमें लॉन्चिंग पैड जो था आपका चंद्रयान 2 का एचईसी के द्वारा ही बनाया गया था। इसरो के लिए एचईसी ने 3 लॉन्चिंग पैड बनाए हैं। इन लॉन्चिंग पैड से चंद्रयान समेत कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 भी एचईसी के लॉन्चिंग पैड से ही भेजा गया था अंतरिक्ष में। इसरो के लिए अब तक एचईसी के लिए क्या क्या योगदान हो चुके हैं उसके बारे में भी देखते हैं। FCVRP का निर्माण भी एचईसी के द्वारा किया गया था, जो इसरो के द्वारा यूज किया जा रहा है। हॉरिजेंटल स्लाइडिंग डोर का निर्माण भी किया गया था। मोबाइल लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया है। 400 और 200 टन क्षमता वाले ईओटी और टावर क्रेन का भी निर्माण एचईसी के द्वारा किया गया है। 2.8 मीटर वाले रिंग की फोर्जिंग का भी निर्माण एचईसी के द्वारा किया गया है। हेवी ड्यूटी सीनेसी मशीन का भी निर्माण किया गया है। PSLV, GSLV जो कि अंतरिक्ष विमान के उपग्रह के ये प्रकार हैं कि महत्वपूर्ण उपकरणों का भी निर्माण एचईसी के द्वारा किया गया है। बहुत सारे मापदंड पर एचईसी भी खरा उतरा हुआ है, जिसके लिए यहां पर जानकारी के अनुसार आपको बता दें लॉन्चिंग पैड में लगने वाले कुछ नए उपकरणों के निर्माण के लिए इसरो ने देश के बहुत सारे कंपनियों से संपर्क किया था। जो ये नए लॉन्चिंग पैड जो निर्माण किया जाना है उसके लिए इसरो ने बहुत सारे अन्य देश के जो कंपनियां थे, जिसमें कि भारत सरकार के भी कुछ उपक्रम थे और कुछ निजी कंपनियां से, उनसे भी संपर्क किया तो लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद इसरो ने विदेशी कंपनियों से भी संपर्क किया था लेकिन कोई बात नहीं बन पाई और अंत में इसके बाद एचईसी से संपर्क किया गया है। अब देखिए आने वाले दिनों में इसके लिए कार्य आगे बढ़ेंगे।
तो इस तरह से टोटल 5 करंट अफेयर्स थे और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपके साथ इसमें डिस्कस ये भी किया है किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे चीज आप नोट कीजिएगा। हमने पहले भी बोला है कि जब भी क्लास में रहते हैं तो आप एक कलम और आपके पास एक बुक होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप शामिल कर सकें, जिससे कि जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको यहां पर उसे शामिल करें, जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियो में कुछ और नई चीजें शामिल करना चाहती है तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा, और साथ ही इसे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।